हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगे। ये हमारी CTP की क्लास है और ये क्लासेस हम रीड लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए चला रहे हैं। आज की क्लास में हम अपना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नेम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये सिद्धांत या थ्योरी इवान पावलोव ने दी थी। इवान पावलोव एक व्यवहारवादी थे। व्यवहारवादी के अनुसार जो हमारी एजुकेशन होती है वो टीचर सेंटर्ड होती है, ना कि चाइल्ड सेंटर्ड। व्यवहारवादी के बाद रचनावादी आए थे। उन लोगों ने एजुकेशन को स्टूडेंट सेंटर्ड बनाया था और ना कि टीचर सेंटर्ड। तो व्यवहारवादी के अनुसार जो एजुकेशन होती है वो कैसी होती है, टीचर सेंटर्ड। और इवान पावलोव भी एक व्यवहारवादी थे। इवान पावलोव ने ये जो थ्योरी दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, उसके लिए उन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनकी इस थ्योरी के कुछ और नाम भी हैं, जैसे कि पहला नाम है एसेस लर्निंग थ्योरी, मीन्स स्टिमुलस लर्निंग थ्योरी। इस थ्योरी का नाम स्टिमुलस लर्निंग थ्योरी इसलिए रखा गया है क्योंकि इस थ्योरी में उन्होंने दो स्टिमुलस की बात की थी। पहला स्टिमुलस एक कंडीशनल स्टिमुलस था, मतलब कि कृत्रिम स्टिमुलस था, जो कि थी बेल। उसके बाद उन्होंने एक और स्टिमुलस दिया था जो कि एक अनकंडीशनल स्टिमुलस था, मतलब कि प्राकृतिक स्टिमुलस था, जो कि था फूड। क्योंकि उन्होंने इस थ्योरी में दो स्टिमुलस की बात की थी, इसलिए इसे एसेस लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है रेस्पॉन्ड कंडीशनिंग थ्योरी, अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। इसका थर्ड नेम है साहचर्य द्वारा सीखना और इसका लास्ट मतलब कि फोर्थ नेम है संबंध प्रत्यावर्तन। आपको ये चारों नेम लर्न करने होंगे। और हमारा पांचवा नेम क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्योंकि कोई सा भी नेम आपके एग्जाम में आ सकता है और पूछा जा सकता है कि सपोर्ट दैट ये आ गया कि अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, और आपने अगर ये पढ़ा ही ना हो, आपने केवल क्लासिकल कंडीशनिंग ही का ही नाम पढ़ा हो, तो आप फंस जाएंगे वहाँ पे कि ये अरे यार ये तो थ्योरी मैंने पढ़ी ही नहीं थी, ये किसने दी है। तो इसलिए ये अदर नेम भी इसके लर्न रखना जरूरी है। अब ये जो इवान पावलोव थे, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट एक डॉग के ऊपर किया था जिसका नाम क्या था, बाइका या फिर बेक। क्या नाम था उसका, बेक था। अब स्टिमुलस क्या होता है, देखो स्टिमुलस एक ऐसी चीज़ होती है जिसको देख के हम प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब कि रेस्पॉन्स करते हैं। तो स्टिमुलस के थ्रू क्या उत्पन्न होता है, रेस्पॉन्स उत्पन्न होता है। सपोज डैट कि आपको मॉल दिखा और आपका मन किया कि अरे मैं तो शॉपिंग करूँगा, तो स्टिमुलस क्या था, वो मॉल। और आपकी रेस्पॉन्स क्या हुआ कि आप शॉपिंग करने पहुँच गए। तो ये क्या हुआ कि स्टिमुलस को देख के आपने प्रतिक्रिया करी, मतलब कि खूब सारी शॉपिंग कर ली। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। किसी चीज़ को देख के जब आप रेस्पॉन्स करते हैं। अब देखते हैं कि इवान पावलोव का एक्सपेरिमेंट था क्या। तो उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, एक डॉग के ऊपर किया था। उन्होंने देखा था कि कुत्ते को जब हम बांध के रखते हैं, भूखा कुत्ता होता है, जब उसे के सामने खाना रखा जाए तो उसके मुंह में लार आती है। जाहिर सी बात है ऐसा होता होगा। अगर आपके सामने भी खाना रख दिया जाए टेस्टी टेस्टी वाला, तो आपके मुंह में भी लार आ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया था कि जो कुत्ते की लार की ग्रंथि थी उसे एक पाइप से जोड़ दिया था और उसे एक बीकर में उसकी लार को इकट्ठा कर रहे थे, मतलब कि इकट्ठा इन द सेंस वो देख रहे थे कि किस किस कंडीशन में उसके मुंह में लार आती है। तो उन्होंने पहली कंडीशन क्या थी कि उन्होंने जब भूखे कुत्ते को खाना दिया तो उसके मुंह में लार आ गई, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि अच्छा इसके मुंह में लार आ गई। फिर उन्होंने क्या किया कि कुत्ते को खाना देने से पहले कुछ मिनट पहले क्या बजाने लगे, एक बैल बजाने लगे, एक घंटी बजाने लगे। तो अगर जब उन्होंने पहले दिन कुत्ते के सामने घंटी बजाई तो कुत्ता तो कंफ्यूज हो गया, अरे ये तो मेरे खाने का टाइम है, घंटी कहाँ बजा रहा है, घंटी का क्या करूँ मैं, घंटी को खा जाऊँ। और फिर उसके बाद उसे खाना दिया गया। तो घंटी की आवाज़ सुनने पर तो कुत्ते ने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन जब उसे खाना दिया गया तो उसके मुंह में लार आ गई फिर से। अब यही जो क्रिया है, बार बार घंटी बजाना फिर उसके बाद उसे खाना देना, यही क्रिया बार बार कुछ दिन दोहराई गई। फिर एक टाइम ऐसा आया कि देखा गया कि केवल जब हमने घंटी बजाई उसी टाइम कुत्ते के मुंह में लार आ गई, मतलब कि केवल घंटी बजाने से उसने रेस्पॉन्स दे दिया। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि यार ये घंटी बजी, इसके बाद क्या आएगी, क्या आएगा, खाना आ गया, खाना आएगा। तो उसकी कंडीशनिंग हो गई कि घंटी बजने के बाद मुझे क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। अब देखिए आप इसे एक डे टू डे लाइफ से जोड़िए। जैसे कि सपोज डैट आप स्ट्रीट डॉग को खाना देते होंगे, आप में से बहुत से लोग स्ट्रीट डॉग को खाना देते होंगे। तो
तो आपने देखा होगा कि शाम के टाइम जब आप उन्हें खाना देते हैं तो आप अपना गेट खोलते हैं, तो आप देखते हैं गेट खोलने की आवाज़ के साथ ही सारे डॉगी जिसको भी आप फीड करते हैं वहाँ पे गेट पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये गेट खुलने के बाद इस टाइम पे हमें खाना मिलेगा। और सपोज दैट आप उन्हें दिन में खाना नहीं देते हैं, तो आप दिन में गेट खोलेगा तो आपने ये देखा होगा कि डॉगी इतनी जल्दी नहीं आते हैं मतलब मतलब कि खाना लेने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि इस टाइम तो खाना मिलता ही नहीं है। लेकिन शाम को पता है कि गेट की आवाज़ आएगी कुटुक सी ना, और हमें खाना मिलेगा। तो उनकी भी कंडीशनिंग हो चुकी है कि इस टाइम पे इतने बजे गेट खुलेगा, शाम के टाइम अगर गेट खुलेगा तो मुझे खाना मिलेगा। तो फटाफट फटाफट वो अपनी लार टपकाते हुए आ जाते हैं। तो ऐसे ही इवान पावलोव के डॉग के संग उन्होंने देखा कि घंटी बजाने से ही केवल उसके मुंह में पानी आ गया। तो जो घंटी थी वो कैसी स्टिमुलस थी? एक कृत्रिम स्टिमुलस थी, मतलब कि इसे हम और क्या कह सकते हैं, एक कंडीशनल स्टिमुलस था। लेकिन उसने किसकी तरह कार्य किया? एक प्राकृतिक स्टिमुलस की तरह काम किया, मतलब कि एक अनकंडीशनल स्टिमुलस की तरह काम किया। क्योंकि केवल घंटी बजने से ही उसके मुंह में एक जो अनकंडीशनल रेस्पॉन्स होता है वो आ गया, मतलब कि उसके मुंह में लार आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो न्यूट्रल स्टिमुलस था, न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब कि जो वेल थी उसने किसकी तरह काम करा? वो क्या बनी? एक कंडीशनल स्टिमुलस की तरह बनी, उसने काम किया। अब जो हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस था, जो कि क्या था? हमारा फूड था। अब जो कुत्ता अनकंडीशनल रेस्पॉन्स क्या कर रहा था? वो था लार का देना। तो इसमें 3 स्टेजेस थी। बिफोर कंडीशनिंग, मतलब कि कुत्ते को जब कुछ भी नहीं सिखाया गया था, तो जो कंडीशनल स्टिमुलस था, मतलब कि जो बेल थी, वो नॉट इक्वल्स टू अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, मतलब कि बेल के बजाने पर कुत्ते के मुंह में कोई भी लार नहीं आ रही थी। मतलब कि यहाँ पे जो हमारी बेल थी उससे कुत्ता कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। वो केवल उसके सामने जब प्राकृतिक स्टिमुलस, मतलब कि अनकंडीशनल स्टिमुलस को ले जाया जाता है, मतलब खाने को ले जाया जाता, तभी उसके मुँह में लार आ रही थी। अब सेकंड स्टेज में क्या हुआ कि जब उसकी कंडीशनिंग कराई जा रही थी, तो मतलब एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग, तो पहले उसको न्यूट्रल स्टिमुलस, मतलब कि कंडीशनल स्टिमुलस, मतलब कि बेल बजाई जा रही थी। फिर उसकी कुछ देर बाद उसे खाना दिया जा रहा था, मतलब कि अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया जा रहा था। तो उसके मुंह में क्या आ रही थी? लार आ रही थी। ठीक है। अब यही किया बार बार रिपीट की गई, इसका रिपीटिशन हुआ। तो कुछ टाइम बाद, मतलब कंडीशनिंग जब उसकी हो गई, तो जो हमारा कंडीशनल स्टिमुलस था, मतलब कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस, जो हमारी बेल थी, उसने क्या किया? एक कंडीशनल रेस्पॉन्स को उत्पन्न किया, या फिर हम कह सकते हैं कि सीधे अनकंडीशनल रेस्पॉन्स दिया, मतलब कि लार का आना। उसके मुंह में क्या आ गई? लार आ गई। तो यही क्या था? इवान पावलोव का एक्सपेरिमेंट था, जिसे हम कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। यहाँ कृत्रिम उद्दीपक प्राकृतिक उद्दीपक की भांति कार्य करता है। अब उन्होंने कंडीशनिंग प्रोसेस में कुछ टर्म्स का वर्णन किया था। जैसे पहली थी धारण, मतलब कि कुत्ते ने ये सीख लिया कि बेल बजने के बाद मुझे खाना मिलेगा, तो उसने उस चीज़ को अपने अंदर धारण कर लिया कि ऐसा ऐसा होगा तो मुझे खाना मिलेगा, तो मेरे मुंह में लार आ जाएगी। तो उसने तभी तो वो बेल को देखते उसके मुंह में लार आ गई, क्योंकि सुनते ही उसके मुंह में लार आई, क्योंकि उसे पता लग गया था कि अच्छा अब बेल बजी है तो मुझे क्या मिलेगा? खाना मिल गया, क्योंकि उसने उसको धारण कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म है, जो कि इवान पावलोव ने बताया था, वो था स्टिमुलस जनरलाइजेशन, मतलब कि उद्दीपकों का सामान्यीकरण। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि जो उन्हें बेल बजाते थे, सपोज दैट सो टिंग टोंग की आवाज़ पर खाना मिलता था, लेकिन उन्हें टिंग टोंग भी बजाई, तब भी कुत्ते के मुंह में पानी आ गया, तो उसे खाना मिल भी गया। अब जब हमने खुड़ुम खुड़ुम वाली एक बेल बजाई, तब भी उसके मुंह में पानी आ गया। मतलब बेल से मिलती जुलती जो भी आवाज़ें थी, टिंग टोंग, खुड़ुम खुड़ुम और ट्रेन ट्रेन, तो उसके सभी बैलों का उसने जनरलाइजेशन कर लिया। उसे लगा कि ये सारी आवाज़ों पे मुझे क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। तो सभी आवाज़ों पे उसके मुंह में क्या आ जाता था? पानी आ जाता था। तो उसने क्या किया था कि हमने उद्दीपन का सामान्यीकरण कर लिया था, मतलब कि बेल से मिलती जुलती अन्य स्टिमुलस के प्रति वैसा ही रेस्पॉन्स करता था, मतलब कि उसके मुंह में पानी आ जाता था। यह अलग अलग घंटी की आवाज़ आने पर डॉग के मुंह में पानी आ जाना, जैसे खुड़ुम खुड़ुम की आवाज़ पे भी उसके पानी आ रहा था मुंह में, टिंग टोंग में भी और पीपी में भी। अब क्या हुआ? तीसरा पॉइंट क्या है कि स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन की विभेदीकरण, कि अब वो समझ गया था कि टिंग टोंग, खुड़ुम खुड़ुम और पीपी में से केवल टिंग टोंग
पे ही मुझे खाना मिलेगा। क्यों? उन्होंने इन तीनों बैलों की आवाज़ में क्या कर लिया, डिफ्रेंशिएट करना सीख लिया कि अब मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा कि हर एक आवाज़ पे मेरे मुंह में पानी आ जाए, मैं ये सोचने लगूँ कि मुझे खाना मिल जाएगा। तो उन्होंने तो कुत्ते ने क्या किया कि जितने भी स्टिमुलस मिल रहे थे उनका विभेदीकरण करना शुरू कर दिया कि ना इसमें से केवल इस वाली जो एक पर्टिकुलर आवाज़ है उसी पे मुझे खाना मिलेगा। तो केवल उसी आवाज़ के प्रति वो रेस्पॉन्स करता। रेस्पॉन्स क्या था? उसके मुंह में लार का आना। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस या अदर स्टिमुलस में डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है। एग्जाम्पल, बहुत तरह तरह की अलग बैल बजाने के बाद भी कुत्ता समझ जाता है कि कौन सी बैल पर उसे फूड मिलेगा। यही मैंने आपको भी समझाया था। नेक्स्ट है बिलोपन, मतलब कि एक्सटिंक्शन। अब जैसे कि आपने कुत्ते की वो टिंग टोंग वाली आवाज़ बजाई तो, लेकिन उसे खाना नहीं दिया, तो एक दिन तो उसके मुँह में पानी आया। नेक्स्ट दिन भी आपने ऐसे ही किया कि टिंग टोंग बजाई लेकिन आपने उसे खाना नहीं दिया, तब भी उसके मुँह में पानी आया। लेकिन एक दिन आप ऐसा रिपीट करते रहेंगे कि टिंग टोंग करते रहेंगे लेकिन उसे खाना नहीं देंगे, तो क्या होगा कि जो कुत्ते का रेस्पॉन्स था वो धीरे धीरे विलोपित हो जाएगा, मतलब कि एक्सटेंड हो जाएगा, उसका एक्सटिंक्शन हो जाएगा, मतलब वो उसे भूल जाएगा। वो कहेगा अरे ये तो बेवकूफ़ बनाता है, कुछ खाना नहीं देता, फालतू के आके बैल बजा के चला जाता है। अब ऐसे ही आपने गली वाले कुत्तों को खाना देना बंद कर दीजिए कि आपने एक दिन उन्हें खाना नहीं दिया, आज के दिन आपने खाना नहीं दिया, गेट खोला लेकिन आप खाना नहीं दिया उन्हें। नेक्स्ट दिन भी आपने गेट खोला, खाना नहीं दिया, कुत्ते आए लेकिन आपने खाना नहीं दिया। तीसरे दिन आपने गेट खोला फिर भी खाना नहीं दिया। अब ऐसे ही आप करते रहेंगे तो थोड़े दिन में कुत्ते आपके गेट पे आना बंद हो जाएंगे। वो कहेंगे अरे ये तो पागल है, अब ये पागल हो गया, ये खाना देना इसने बंद कर दिया, मत जाओ उधर, कहीं और चलते जो खाना देगा। तो वो आपके गेट पे आना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो वो रेस्पॉन्स करना सीखे थे उसको वो धीरे धीरे भूल जाएंगे, क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं उसे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर कंडीशन स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस ना दिया जाए, कंडीशनल स्टिमुलस जैसे कि बैल के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड ना दिया जाए, ऐसे गेट खुलने के बाद उन्हें बच्चों को खाना ना दिया जाए, तो कुछ टाइम बाद रेस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा। वो कुत्ते यहाँ पे गेट पे आना बंद कर देंगे और उस कुत्ते के मुंह में लार आना बंद हो जाएगी। जैसे कि बैल बजाने के बाद फूड का ना दिया जाना, तो बैल बजने पर लार आना भी बंद हो जाएगी। आई होप आप एक्सटेंशन को अच्छे से समझे होंगे। अब नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, मतलब कि जैसे कि आपने बहुत दिन तक उसका खाना नहीं दिया उस कुत्ते को, तो उसका विलोपन हो गया, लेकिन आप एक दिन बाहर निकले तो एकदम कुत्ते आके आपके सामने खड़े हो गए। जैसे कि आप उस टाइम जब खाना देते थे वैसे खड़े होते थे, वैसे ही आपके सामने आके खड़े हो गए। कुत्तों के दिमाग में आया हो क्या पता इसमें आज इंसानियत जाग गई हो, क्या पता ये हमें खाना दे दे। तो मतलब कि उनकी सडन रिकवरी हो गई, जो पुरानी प्रतिक्रिया थी उसकी उन्होंने सडन रिकवरी कर ली। ऐसे आपने कुत्ते को जब बैल बजाते रहते तो उनने उसको रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया था, लेकिन आपने एक दिन बैल बजाई और कुत्ते के फटाफट कान खड़े हो गए, उसके मुंह से पानी आना शुरू कर दिया, क्योंकि जो उसकी पूर्व वाली जो प्रतिक्रिया थी उसकी एकदम उसको याद आ गई, मतलब कि इसकी सडन रिकवरी हो गई। तो सही हम क्या कहते हैं, सडन रिकवरी। जैसे कि 3 दिन तक बैल बजाकर खाना ना दिया गया, 1 वीक के बाद बैल बजाई गई तो उसके मुंह में अचानक पानी आ गया, लार आ गई, उसे लगा क्या पता आज ये दे ही दे हमारा पागल मालिक। अब देखिए एक यहाँ पे थ्योरी है जेबी वॉटसन की थ्योरी। ये जेबी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता था, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो वॉटसन ने एक एल्बर्ट नाम के बच्चे पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे किया था? एल्बर्ट नाम के बच्चे पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए इसे लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। जैसे कि पावलाक ने अपनी ये थ्योरी का एक्सपेरिमेंट एक मतलब जानवरों पे किया था, उसी थ्योरी को जो जेबी वॉटसन थे उन्होंने उसका उपयोग किस पे किया था? बच्चे पे किया था। इस बच्चे का नाम क्या था? एल्बर्ट था और ये 9 इयर्स का था। इस बच्चे के सामने बहुत सारी चीज़ें मतलब वॉटसन ने दिखाई, जैसे कि छिपकली, काकरोच, मतलब ऐसी चीज़ जिससे वो डरे। तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई लेकिन वो डरा नहीं। लेकिन उन्होंने जब उसे चूहा दिखाया, उसके पीछे से एक तेज़ आवाज़ वाली चीज़, मतलब तेज़ आवाज़ निकालते हुआ जैसे मतलब जैसे उसे चूहा दिखाया और उसके मतलब बैकग्राउंड में बहुत तेज़ आवाज़ निकाली, तो बच्चा क्या हुआ? एकदम डर गया। फिर उसने क्या किया कि धीरे धीरे वो चूहे जैसे जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब से वो डरने लगा, ऐसे चूहे वाली चीज़ जैसे दिखने वाली चीज़ें और जो तेज़ आवाज़ निकालती हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हम बार बार बच्चे के सामने इस स्थिति को उत्पन्न करेंगे, मतलब उसे बार बार चूहा दिखाएंगे, तेज़ आवाज़ निकालने वाली चीज़ें दिखाएंगे, तो धीरे धीरे उसका डर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मतलब कि क्या हो जाएगी? इसकी कंडीशनिंग हो जाएगी, वो अपने डर से उभर जाएगा। तो ये किसका एक्सपेरिमेंट था? एल्बर्ट
लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंटर और किसने किया था? जे बी वॉटसन ने किया था। देखिए जे बी वॉटसन व्यवहारवाद के जनक हैं। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो। क्या दे दो? 1 दर्जन बच्चे दे दो, तुम जो कहोगे मैं उन्हें वो बना दूंगा। चोरो चक्का बना दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा, आइंस्टीन बना दूंगा, आइंस्टीन मतलब इन द सेंस इंजीनियर बना दूंगा, मैथमेटिशियन बना लूँगा, क्योंकि ये कहते थे कि मैं जैसा चाहूँ बच्चों को वैसा शेप कर सकता हूँ। तो बाद में तो उसको बहुत सारा क्रिटिसाइज़ किया गया था, लेकिन अगर आपसे पूछे कि व्यवहारवाद के जनक कौन है तो वो हैं जे बी वॉटसन। और आपसे अगर ये स्टेटमेंट पूछा जाए तो ये किसने दिया था कि तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं जो बनाना चाहूँ वो बना दूंगा, या फिर जो तुम कहोगे मैं वो बना दूंगा। तो ये भी जे बी वॉटसन ने दिया था। और इनके एक्सपेरिमेंट का नाम है लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट या एल्बर्ट का एक्सपेरिमेंट। प्राचीन अनुबंधन के निर्धारक, मतलब कि जो हम स्टिमुलस देते हैं उसके क्या क्या बेसिस होते हैं उनको निर्धारित करने के। देखो सबसे पहला है उद्दीपक के बीच संबंध, मतलब कि तुम किस तरीके से उद्दीपक को दे रहे हो। एक पहला होता है बैकवर्ड कंडीशनिंग, मतलब कि पश्चिगामी अनुबंधन। इसमें क्या करो कि पहले स्टिमुलस दे दो, जो कि एक पहले नेचुरल स्टिमुलस दे दो, जैसे कि पहले तुमने भोजन दे दिया, फिर उसके बाद तुम न्यूट्रल स्टिमुलस दे रहे हो, जैसे घंटी बजा रहे हो, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कुत्ता तो अपना खा पी के मुंह साफ करके चला जाएगा। तुम घंटी वाला ले घंटी घंटी घंटी, कुत्ता कहेगा अरे चल अपनी घंटी अपने पास लेके जा, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें जो सीखना होता है या फिर अनुमतन होता है वो सबसे ज़्यादा कम होता है। जाहिर सी बात है, कोई आपको खूब सारा खाना खिला दे फिर उसके बाद बोले ले और खाना ले, तो आप नहीं खाओगे या घंटी बजाओगे, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं करोगे। लेकिन जैसे कि हाँ, आप इसको इस तरीके के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आपने लंच ब्रेक से पहले ही सब कुछ अपना खाना पीना सब चट कर लिया, तो जब लंच ब्रेक की जब घंटी बजेगी तो आप में कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा, ना आप वो खाना को खाओगे ना कोई रिस्पॉन्स करोगे। तो ऐसे ही, लेकिन अगर आप घर से खाना खा के नहीं आए हो और लंच ब्रेक का इंतजार करो, जैसे ही घंटी बजेगी फटाफट आप अपना बैग खोलोगे खाना शुरू कर दोगे, तो वहाँ पे कैसी होगी वो कंडीशनिंग? वो कैसी कंडीशनिंग होगी? उसमें अनुबंधन अच्छे से होगा, कंडीशनिंग अच्छी होगी। लेकिन ये जो बैकवर्ड कंडीशनिंग होती है इसमें कंडीशनिंग अच्छे से नहीं होती, सबसे कम कंडीशनिंग इसी में होती है। अब इसका दूसरा पॉइंट है इसी का, उद्दीपक के बीच संबंध का ही दूसरा पॉइंट है फॉरवर्ड कंडीशनिंग। मतलब कि इसमें क्या किया जाए कि पहले जो हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस है उसको दिया जाए, उसके बाद जो नेचुरल स्टिमुलस है उसे दिया जाए। इसके 3 टाइप है। पहला है सहकालिक अनुबंधन, मतलब कि दोनों स्टिमुलस को एक संग दे दिया जाए कि फटाफट बेल बजाई फटाफट खाना दे दिया, बेल बजाते जाते उसे खाना दिया जा रहा है, तो क्या आप पता किसके प्रति वो रिस्पॉन्स कर रहा है। इसमें सबसे अच्छी जो इसके सबसे अच्छा तरीके से जिसमें कंडीशनिंग होती है वो होती है विलंबन अनुबंधन द्वारा, मतलब कि पहले उसे बेल बजा दी गई फिर थोड़ी देर में ही उसको खाना दे दिया गया 1-2 मिनट में। तो सबसे अच्छी कंडीशनिंग इस मेथड के थ्रू होती है। अब जो लास्ट है वो है अवशेष अनुबंधन। इसमें क्या किया जाता है, पहले बेल बजाई जाती है, फिर थोड़ी देर रुक दिया जाता है, रुका जाता है और फिर डॉगी को खाना दे दिया जाता है। अब नेक्स्ट है उद्दीपक के प्रकार। इसमें 2 तरीके के उद्दीपक आते हैं। पहला है प्रत्यामक उद्दीपक, मतलब कि ऐसे उद्दीपक जिससे सुख की प्राप्ति होती है, प्लेजर मिलता है। और दूसरे होते हैं विमुखी उद्दीपक, मतलब कि जिससे हमें दुख मिलता है। तो जाहिर सी बात है इसमें कौन से वाले उद्दीपक अच्छे होंगे? प्रत्यात्मक उद्दीपक। अब इसमें लास्ट जो पॉइंट है वो है अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता। तो इसमें कुछ भी नहीं है कि अनुबंधक जितना ज़्यादा तीव्र होगा, आप जितनी तेज़ी से उस घंटी को बजाएंगे रेस्पॉन्स भी उतना तीव्र होगा। ठीक है, उतनी तेज़ी से कुत्ते के मुंह में लहर आएगी। सो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी कंप्लीट हो गई है, मतलब कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। आई होप आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस थ्योरी को हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी मतलब कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसे एसएस लर्निंग थ्योरी, अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत, साहचर्य द्वारा सीखना और संबंध प्रत्यागमन के नाम से भी जाना जाता है। यह थ्योरी इवान पावलोव ने दी थी, जो कि एक व्यवहारवादी थे। इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था इस थ्योरी के लिए। उन्होंने अपनी ये थ्योरी का एक्सपेरिमेंट जो था एक कुत्ते पे किया था, जिसका नाम क्या था? विवेक था। ये जो थ्योरी है आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी कि बस कुत्ते की लार के ऊपर उन्होंने वर्क किया था कि जब बैल बजाई उसके बाद खाना दिया, तो अगर ये प्रक्रिया को बार बार जब दोहराया गया तो उन्होंने देखा कि केवल बैल बजाने से ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है।
तो उसमें 3 स्टेजेस थी, बिफोर कंडीशनिंग, एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग में क्या होता था, बैल बजाने से कुत्ते के मुंह में कोई लार नहीं आती है, लेकिन कंडीशनिंग के दौरान हमने क्या किया कि पहले बैल बजाई गई, फिर उसकी थोड़ी देर बाद खाना दिया गया, फिर उसके बाद कुत्ते के मुंह में लार आ गई, मतलब खाने को देख कर लार आ गई। इस क्रिया को बार बार रिपीट किया गया, तो वो समझ गया कि बैल बजाने के बाद ही मुझे खाना मिलता है, तो केवल बैल की आवाज़ सुनते ही उसके मुंह में लार आ गई। ठीक है। आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ कि केवल कंडीशनल स्टिमुलस, जो कि बैल था, उसको सुन के ही उसने अनकंडीशनल रेस्पॉन्स दिया, मतलब लार का आना। अब कंडीशनिंग की प्रोसेस में पावलॉक ने कुछ टर्म्स को बताया, जैसे कि पहला है धारण, मतलब कि इस चीज़ को समझ लेना। दूसरा है उद्दीपक सामान्यीकरण, जैसे कि जब बैल की आवाज़ सुन के कुत्ते के मुंह में पानी आता है, तो बैल जैसी जब और साउंड भी निकाली गई तो देखा गया कि कुत्ते के मुंह में पानी आ गया, रेस्पॉन्स करने लगा वो, क्योंकि उसने जितने भी अपने स्टिमुलस थे उनका जनरलाइजेशन कर लिया था। फिर वो स्टिमुलस का विभेदीकरण करना भी सीख जाता है कि कौन सी घंटी के बाद मुझे खाना मिलेगा, तो केवल उस घंटी की आवाज़ के प्रति ही वो क्या करता है, रेस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट एक्सटेंशन का मीन्स होता है विलोपन। जब बार बार कुत्ते को घंटी बजाने के बाद खाना नहीं मिलता है, तो जो वो अपनी प्रतिक्रिया करता था, लार का निकालना जो प्रतिक्रिया थी, वो भी करना वो बंद कर देता है। लेकिन कभी कभी सडन रिकवरी हो जाती है कि खाना, जब बैल बजाने के बाद भी उसे खाना नहीं मिलता है, तो अचानक कभी हम बैल बजाते हैं तो उसके मुंह में अचानक पानी आ जाता है, क्योंकि जो उसकी पूर्व में की गई जो प्रतिक्रिया होती है उसे उसकी याद आ जाती है कि अरे यार, ये तो बैल बजाने पर मुझे खाना दिया करता था। फिर हम G.B. वॉटसन का हमने एक्सपेरिमेंट देखा था कि G.B. वॉटसन व्यवहारवाद के जनक है। उन्होंने ये कहा था कि तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उन्हें जो बनाना चाहूँगा वो बना दूंगा, चोर चक्का, गणितज्ञ, या फिर कुछ भी, डॉक्टर या कुछ भी। उन्होंने अपना प्रयोग एक एल्बर्ट नाम के बच्चे भी किया था, जो कि 9 ईयर्स का था। इसे लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ये क्या किया था कि ये जो बच्चा था वो चूहे जैसी चीज़ से खूब डरता था, जिसके पीछे तेज आवाज़ आती थी। तो इन्होंने कहा कि जब बच्चे को चूहे जैसी चीज़ को बार बार दिखाया जाएगा और उसके पीछे जो तेज वाली आवाज़ है उसे बार बार निकाला जाएगा, तो धीरे धीरे उसका डर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे प्राचीन अनुबंधन के निर्धारक, मतलब किस तरीके से हम मतलब कि किस तरीके से हम अनुबंधन को कर सकते हैं। तो पहला तो इसका बेसिस क्या है कि उद्दीपकों के बीच में हमें कैसे संबंध स्थापित करना है। बैकवर्ड कंडीशनिंग क्या होती है कि पहले हमने उसका जो भोजन है वो दे दिया, फिर उसके बाद हमने बैल बजाई, तो इसमें कोई भी अनुबंधन बहुत ही कम होता है, क्योंकि खाना देने के बाद तुम डॉगी के सामने टिंग टॉन करते रहो, वो कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं करेगा, वो तो जाके सो जाएगा। लेकिन जो इसका सेकंड पॉइंट है फॉरवर्ड कंडीशनिंग, मतलब कि पहले बैल का बजाना फिर भोजन का देना, इसमें अनुबंधन होता है। और इसमें भी सबसे अच्छा अनुबंधन किसके द्वारा होता है, विलंबित कंडीशनिंग के द्वारा, मतलब कि पहले तुमने बैल बजाई, फिर उसके 1-2 मिनट बाद ही क्या दे दिया, खाना दे दिया, तो इसमें कंडीशनिंग सबसे अच्छे तरीके से होगी। अब उद्दीपक के प्रकार, तो उद्दीपक के 2 प्रकार बताए गए थे। एक था प्रवृत्त्यात्मक, मतलब कि इसमें क्या होता है, ऐसे उद्दीपक जिससे सुख की प्राप्ति होती है, और विमुखी मतलब ऐसे उद्दीपक जिससे दुख की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है अनुबंधन उद्दीपक की तीव्रता, मतलब कि जिसके थ्रू आप मतलब कंडीशनिंग कराना चाहते हैं वो उद्दीपक कितना ज़्यादा तीव्र है, तो वो जितना ज़्यादा तीव्र होगा रेस्पॉन्स भी उतना ही तीव्र होगा। मतलब कि आप घंटी को जितनी तेज़ी से बजाएंगे कुत्ते के मुंह में भी उतनी ही तेज़ी से लहर आएगी, और अपने वो पूंछ को भी देखना उतनी तेज़ी से बेंग बेंग मतलब हिलाएगा। तो आई होप आपको ये थ्योरी अब बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद की जो नेक्स्ट थ्योरी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय एंड हैव अ गुड डे।